बाजार बोलता है इसमें एफआईडीआईस का डेटा एक बार देख लेते हैं और देखते हैं कि आज किस तरह से खबरें हैं। देखिए आज मैं पहले बता दूं, आज मैं मुंबई से शो कर रहा हूं और आज मेरे पास यहाँ पर थोड़ी फैसिलिटीज कम है इस समय पर। तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा आज फ्रेम में गड़बड़ दिख रही होगी। लेकिन एनीवेज दर्शकों के साथ जुड़ना था इसलिए जरूरी था और मार्केट की स्थितियां कुछ इस तरह की है। तपन सर, पहले ये जो एफआईज का डेटा है मैं आपको पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा इस एफआईज के डेटा पर ही। पहले फटाफट से एफआईज का डेटा एक बार पढ़ देता हूँ। 6267 करोड़ की सेलिंग एफआईज की तरफ से देखने के लिए मिली एंड डीआईज की तरफ से करीब 5000 करोड़ रुपए की बाइंग। तो अगेन इंस्टीट्यूशनल साइड आज थोड़ी वीक हुई है नेट में, लेकिन डीआईज का फ्लो जो बना हुआ है वो मार्केट में बना पॉजिटिव है। यही एक मार्केट की खूबी है कि मार्केट में डीआईज लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं एशियन मार्केट्स का हाल और दुनिया भर के बाजारों का हाल। कल अमेरिका कैसे बंद हुआ, उसके बाद किस तरह से पेन आउट हो रहा है दूसरे बाजार। तो शंघाई करीब 0.5% नीचे, हैंसेन करीब 1.25%, निकाई कोस्पी में करीब 1 से 1.5% की गिरावट। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ के साथ और तो के साथ काम काज करने वाले शेयरों में एटीजीएल कल भी करीब 20% का सर्किट लगा था, आज भी करीब 11% ऊपर है। ईआईईएल करीब 9%, टीटीके प्रेस्टीज, डोम्स, गुजरात गैस, इन सभी शेयरों में 5 से 9% का उछाल देखने के लिए मिला है। कौन से काउंटर है जो कि वीकनेस के साथ कामकाज कर रहे हैं? तो वीकनेस के साथ कामकाज जो कर रहे हैं काउंटर, उसमें जो शेयर है वो है एस्ट्रल, ल्यूमिक्स टेक, अपोलो टायर, थंगामाइल ज्वेलरी और इंडसइंड बैंक। यहाँ पर करीब 4.5 से 5% तक की सभी शेयरों में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। देखिए क्रूड ऑयल $100 के पार पहुंचा, ये हम सभी ने देख ही लिया होगा। लेकिन उसकी वजह है कि इराक के तेल लोडिंग जोन में एक हमला हुआ और इराक ने तेल सप्लाई फिलहाल रोक दी है। उनका कहना है कि जब तक ये जो जियोपॉलिटिकल चीजें हैं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, स्टेबलाइज नहीं हो जाती, अभी प्रोडक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लोडिंग जोन से मतलब लोड करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सप्लाई संकट दोबारा खड़ा हो गया जिसकी वजह से क्रूड ऑयल कल $100 पे बैरल के पार पहुंच गया। हालांकि सप्लाई साइड को कुछ हद तक कट करने के लिए आईईए ने करीब 40 करोड़ बैरल का रिजर्व खोला है और अमेरिका ने करीब 17.5 करोड़ बैरल का रिजर्व खोला है। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो आईईए ने करीब 18 करोड़ बैरल का ही रिजर्व खोला था। अब की बार 40 करोड़, डबल से ज्यादा का रिजर्व खोला, उतना अमेरिका ने भी खोल दिया अपने यहां से। तपन सर, मार्केट एक ही तरफ की खबर क्यों पड़ रहा है, इराक वाली? ये दोनों खबरों का क्यों नहीं इम्पैक्ट आया आज? ये देखिए आईए ने जो अभी रिजर्व्स नो 40 मिलियन बैरल जो उन्होंने निकाला है, तो वो एक तरह से सब बोले कि चलो दे आर टेकिंग एन एक्शन, लेकिन दूसरी तरह से वो रीड कर रहा है मार्केट कि अगर इतना बड़ा रिजर्व पहली बार उन्होंने छोड़ा है, यानी कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि ये वॉर लंबी चलेगी और ऑयल ऊपर रहेगा। और वो आईए एक ऐसी अथॉरिटी ने जिनको ज्यादा पता होता है कि क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। तो उनको इतना बड़ा रिजर्व छोड़ने का कारण वही होता है कि जब उन्हें लगता है कि प्रीलॉन्ग ये नो चीजें चलेगी। अब एक तरह से $40 मिलियन, यानी आप 40 मिलियन बैरल, यानी कह सकते हैं कि 4 दिन का कहते हैं ना ऑयल जो वर्ल्ड कंज्यूम करता है उतना उन्होंने छोड़ा है। लेकिन आगे जाके जिस तरह से माहौल हो रहा है और जिस तरह से अगर आपने जैसे बोलता है कि टैंकर पे अटैक हो रहा है एंड ऑल दैट, इवन ने ये भी सुना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे माइंस लगाई गई है और ट्रम्प बोले कि उसको डिसेबल किया है। तो ये कहीं ना कहीं नो एक तरह से लग रहा है कि 100 के पे ऊपर काफी टाइम टिक सकता है। तो वही चीज सबको डर है और वही इंडियन मार्केट को भी डर है। इंडियन मार्केट के लिए भी प्रॉब्लम यही है कि रुपी इतना वीक होते जा रहा है। अब शायद हम लोग 95 की बात कर रहे हैं, इवन 100 की भी अभी बात सुनने दे रहे हैं। तो एफआई कहाँ से आएंगे? एफआई के चांसेस वही होते हैं कि वो और दूर चले जाएंगे और एफआई वापस नहीं आएंगे। होप बन रही थी आने की और तब ये वॉर वापस चालू हो गई है। तो एफआई का भी ये प्रॉब्लम है कि जब तक क्योंकि रूपी वीक होता है तो डायरेक्टली उनको एक्सचेंज में लॉस ही हो जाता है। प्लस हमारे अभी जिस तरह से ये क्वार्टर जाएगा, अगर ये लंबा चला तो हमारे अर्निंग्स में भी इम्पेक्ट आएगा। तो इवन अगर बैंक जो बहुत अच्छा करे तो वो भी नीचे है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई है एंड दैट इज व्हाट मार्केट इज नॉट लाइकिंग। तो हम कुछ भी बोले वी आर वेरी मच वल्नरेबल। क्या होता है कि अगर ऑयल ठीक हो गया, ऑयल वापस आए तो हम लोग रिकवर करेंगे, लेकिन ये जो सिचुएशन हुई उससे सप्लाई जो डिस्ट्रप्शन हुआ है ना, वो आने आते 2 वीक 1 महीना और लग जाता है अगर अब तक अभी भी सब कुछ ठीक हो जाता है तो। और उससे क्वार्टरली अर्निंग्स में इंपैक्ट आता है। तो मैं बोलता हूँ कि जो क्वार्टरली अर्निंग अच्छी आनी होती ना नेक्स्ट क्वार्टर, वो और 1-2 क्वार्टर डिले हो जाते हैं। तो हमारी समस्या वहां आके रुक गई है और मार्केट भी ये धीरे धीरे
वो समझ रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट थोड़ा लंबा है, ना कि छोटा है। हम्म, तो लंबा है ये, छोटा नहीं है इम्पैक्ट, और हम देख भी रहे हैं कि इम्पैक्ट छोटा हो भी नहीं रहा है। शरद सर, आप रोज आपसे डेटा पढ़वाना पड़ता है ऑयल कंपनीज का। सर आज क्या डेटा पढ़ा आपने? जी विवेक जी, सो देखिए, अगर आप आज देखें तो मैं फिर से वही मैंने आपको रिपीट करूंगा, तीन स्टॉक्स देखते हैं, हिंद पेट्रो, बीपीसीएल और और आईओसी, और एक बार ओएनजीसी को भी देखेंगे। तो देखिए, हिंद पेट्रो, जैसा मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया है कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो हिंद पेट्रो के अंदर शॉर्ट्स हैं सर, उस तरह का बिल्डअप नहीं है। जैसा एक शॉर्ट कवरिंग जरूर 370, मैंने अगर आपको याद हो तो यही जोन दिया था 370, कि यही एक जोन है। एक जो टेक्निकल पुल बैक है वो है आज स्टॉक के अंदर, नीचे के लो से 371 से, जो मैक्सिमम पुल बैक, एक पुल बैक 400 रुपए की तरफ आ सकता है इसके अंदर। जो रिस्की कॉन्ट्रा लॉन्ग लेना चाहें वो ले सकते हैं, 370 के स्टॉप लॉस से एक पुल बैक मुझे लगता है 400 रुपए तक इसमें लाइकली है। हो सकता है कि करीब 400 रुपए, करीब 4-1% का पुल बैक इसमें आए। तो दिस इज वन थिंग। और डेरिवेटिव्स डेटा भी अभी अगर आप एज ऑफ नाउ रीड कीजिए इस बीपीसीएल का, तो मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग है यहाँ पर। और थोड़ा सा जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग है। आज जो है करीब 320 के ऊपर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। और मुझे लगता है बिल्कुल ये करीब जैसे मैंने बोला 340 रुपए तक का एक पुल बैक इसमें आ सकता है। ये टेक्निकल पुल बैक है, बाय लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं बन रहा है। केवल जो छोटा ट्रेड लेते हैं उनको ही एक बार अगर लेना चाहें ट्रेड तो बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखिए बीपीसीएल को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक पुल बैक है, नीचे का लो है 313, और ये एग्जैक्टली वही लो है जो कल डिस्कशन हुआ था 2-3 दिन पहले भी लगातार मैं डिस्कशन कर रहा था कि इस जोन तक एक पुल बैक, गिरावट आएगी। पुल बैक आ सकता है करीब 340 तक का। तो अगेन यहाँ पर भी एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, करीब 4-1%, 4.5% तक का एक टेक्निकल पुल बैक देखने को मिल सकता है। बाय ऑन डिप्स की सलाह ट्रेडर्स को केवल है, जो ट्रेड लेते हैं स्टॉप लॉस 313 के पास रखें, 340 का एक टारगेट होना चाहिए उनका। और थर्ड, अगर आप देखें, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, बीपीसीएल, एचपीसीएल और इसके अलावा हिंद पेट्रो, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक पुल बैक है, एग्जैक्टली 371 का भाव। मुझे लगता है ये भी 400 तक आपको एक पुल बैक दे सकता है। तो तीनों स्टॉक में भी एक टेक्निकल पुल बैक है। मतलब बॉटम लाइन ये है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं खरीदना है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो जरूर आप एक कॉल ले सकते हैं 3 से 4% के मूव के लिए। ठीक है, तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी सभी पर आपको राय मिल गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं सर। दूसरी खबर एक और है कि टैरिफ मुद्दा दोबारा से घेरा गया, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है कि भाई भारत सहित 15 देशों पर टैरिफ की जांच बिठा रहे हैं वो, और जरूरत से ज्यादा क्षमता बढ़ाने के उन्होंने आरोप लगाए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक मुद्दा शांत होता नहीं है, दूसरे को हवा देने लगते हैं। उन्होंने मतलब कभी एआई अमेरिका से आ रहा है, कभी अब टैरिफ मुद्दा आ रहा है, कभी युद्ध आ रहा है। तो ये अभी युद्ध शांत भी नहीं हो सकता है कि अगर टैरिफ मुद्दा वो गहरा रहे हो, तो उन्होंने शायद टैरिफ की तैयारी कर ली है सुप्रीम कोर्ट के जो आउटकम आया था उसके बाद, ये युद्ध के समय में, और अब वो टैरिफ पर फोकस करवाएंगे जैसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा। तपन सर, ये जो इनकी नीति है कि दुनिया को एंगेज रखना है डेली अपने साथ, मतलब वर्ल्ड न्यूज में वही होने चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। अब दोबारा टैरिफ मुद्दा गहराएगा, मतलब हम अभी ये सोच ही रहे थे कि ये टेंशन किसी तरह से चलो ईज होगी, लेकिन वो ईज हो भी जाएगी तो हमारे सामने दूसरा पहाड़ खड़ा कर दिया उन्होंने दोबारा, और उसमें भारत का नाम भी डाला है उन्होंने। अब क्या करें सर, टैरिफ वाले मुद्दे को अगर ये दोबारा खड़ा होता है तो? ये देखिए, ट्रम्प के पास ऑप्शन क्या है। ट्रम्प ने खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है ये वॉर चालू करके, क्योंकि अभी आप देखो तो पहले 2 दिन में उनका खर्चा था $3.5 बिलियन का।
और अभी तो ये 13 दिन हो गए। 13 दिन में मैं बोलूँ $10 बिलियन से भी ज्यादा उनका मिनिमम खर्चा होगा, और अभी भी इंटेंसिफाइंग ज्यादा बढ़ रहा है। उनका पूरा जो मिडल ईस्ट का, बहरीन हो, कतार हो, सऊदी, यूएई का जो पूरा भी उनका बेस था, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। जो डिकेड्स ऑफ डिकेड्स उन्होंने लगाए थे ये क्रिएट करने में। इवन मैंने तो सुना बहरीन का बेस तो अगर आप देखो तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में बना था, वो पूरा बेस तबाह हो गया। अब उनको यहाँ इतना बड़ा वॉर में डेफिसिट आ गया, अभी पता नहीं ये कितना और चलेगा। अब जो उन्होंने टैरिफ से कमाए थे कुछ 300-400 बिलियन मिलियन डॉलर तो कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, उसके सामने तो इतना बड़ा खर्चा कर दिया है। अभी वो क्या कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ रूल्स चेंज करके, या तो उनके पास अलग दूसरे 301 सेक्शन है, 301 सेक्शन, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, लेकिन उसके बेस पे ये वापस जांच करेंगे और बोलते हैं कि सामने हमें जवाब देना है, लेकिन वो तो अपने आप हिसाब से हम पे टैरिफ लगा देंगे। तो दे उनको नया नया एवेन्यू ढूंढना पड़ेगा, कम यानी कहते हैं ना कि अर्निंग्स के लिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वॉर में ही बहुत खर्चा हो गया। एंड दैट इज व्हाट यूएस सिटीजन को भी अच्छा नहीं लग रहा है, और सब लोग यही सोच है कि भाई आपकी देश की हालत ही इतनी खराब है, 125% डेट खड़ा है, और आप ये वॉर फुटिंग पे ये सब कर रहे हो ईरान के सामने। हाँ, अभी तो उनकी नजर ईरान ऑयल पे है, जो मुझे लग नहीं रही कि उनके पास आएगा। सो यस, उनको ये करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आई थिंक अभी टैरिफ का मामला मुझे बहुत छोटा लगता है कंपेयर टू ये वॉर का जो चला है। अगर वॉर संभल गया तो भी गंगा ना है, क्योंकि टैरिफ तो भी संभाल लेंगे। वॉर जो होगा, ऑयल ऊपर रहेगा तो हमारे लिए ज्यादा दिक्कत है। लेकिन यस, टैरिफ वो घूम फिर के वही 15-20% के आसपास आएगा। आई थिंक इंडियन इकोनॉमी इज ओके विद दैट। शरद सर, दो तीन शेयर जो कि टैरिफ के मुद्दे के समय पर थोड़े से वॉलेटाइल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, ये एफ&ओ के शेयर में इसलिए पूछ रहा हूँ। वैसे तो टेक्सटाइल के शेयर ज्यादा वेरिएशन में आते हैं और उनमें ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है। कुछ ये दो शेयर सर बताइए एफ&ओ के डेटा देखकर कि भारत फोर्ज, मदरसन सुमी में क्या चल रहा है, और अरविंद लिमिटेड और जो दूसरे गोकेक्स, और बता दीजिए सर इनके थोड़े से क्योंकि चार्ट जो होते हैं थोड़े से बहुत वॉलेटाइल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप भारत फोर्ज को क्लोजली ऑब्जर्व करिए तो जब से ये 1875 के नीचे आया है, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग है। पहले 1875 पे प्रेशर आया, शॉर्ट्स आए, अब दोबारा 1800 पे नए शॉर्ट्स आ गए हैं। तो ये जोन 1800 1875 एक सेल साइड प्रेशर है भारत फोर्ज के अंदर, और मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है इस पर्टिकुलर काउंटर में। हो सकता है 1700 तक की एक गिरावट आपको देखने को मिल जाए। थोड़ा टेक्सचर नेगेटिव हुआ है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेंड इंटैक्ट है, जो पोजिशनली लेकर के चलते हैं। 1925 का हाई भी बनाया है, और डिस्क्लोजर है कि क्लाइंट्स को रिकमेंडेड था लॉन्ग साइड पर, और 1700 तक की गिरावट बिल्कुल देखने को मिल सकती है। टू द मैक्स 1625 तक की गिरावट एक बार देखने को आपको इस काउंटर को मिल सकती है। 1800 के ऊपर निकल जाएगा, सस्टेन करेगा तो जैसा मैंने बोला शॉर्ट्स हो जाएगा, और एक पुल बैक आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये तो है भारत फोर्ज। दूसरा मदरसन, तो मदरसन में भी देखिए एग्जैक्टली जैसे ही ये स्टॉक कहीं 126 के नीचे आया है, एक शॉर्ट आया है इसके अंदर, इसके बाद दोबारा नए शॉर्ट्स आए, जैसे स्टॉक करीब 122 के नीचे आया, वॉल्यूम आया शॉर्ट्स के साथ, और डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है इस वीक में थोड़ी सी। तो मुझे लगता है गिरावट है मैनकाइंड मदरसन के अंदर भी। बेस है 115, अगर 115 का बेस मदरसन का ब्रीच हो जाता है तो ये और थोड़ा सा वेगजीज के अंदर और भी थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इन दैट केस करीब 112 108 तक भी आपको ये गिरता हुआ स्टॉक दिख सकता है। अगर जो मैंने जोन बताया उसके ऊपर निकल जाएगा तो शॉर्ट स्क्वीज आएगा, तब एक पुल बैक आएगा 128 130 की तरफ। तो थोड़ा सा मुझे लगता है देखने की जरूरत है, स्टॉक पे थोड़ा सा एक साइडवेज मूवी रह सकता है। और इसके बाद आपने एक और बताया अरविंद। तो अरविंद को देखिए विवेक जी, यहाँ पर 330 के पास का स्टॉक है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आया था 340 के पास, यहाँ पर सेल साइड प्रेशर है 340 के ऊपर, बेस नीचे है माफ कीजिएगा 320 के पास, 320 318 एक बेस है। मुझे लगता है कि 340 के ऊपर निकले तो एक बार खरीदारी बनती है, पुल बैक आ सकता है 360 रुपए तक का, पर जब तक 340 ब्रीच ना करे लॉन्ग बनता नहीं है विवेक जी। और एक और स्टॉक आपने लिया तो मैं भूल गया, बताइए तो मैं आई कैन डिस्कस दैट। सर गोकेक्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट। विवेक जी आपकी आवाज थोड़ा मिस हो गई है सर गोकुलदास एक्सपोर्ट। जी। गोकुलदास, जी 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 जी, राइट। सो देखिए जी, जितना मैं थोड़ी क्या आवाज धीमी है। सर
सर गोकुलदास एक्सपोर्ट गोकुलदास एक्सपोर्ट जी। जी। तो देखिए इसके अंदर एक सपोर्ट है जी, ये स्टॉक ठीक चल रहा है, 600 रुपए के पास एक अच्छा सपोर्ट बिल्ड हो रहा है। पिछले 7-8 दिन में कंसोलिडेशन है 600-650 के बीच में। 650 के ऊपर निकल जाए तो शार्प पुल बैक 700 रुपए की तरफ आएगा। ये इसका टेक्सचर थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है। देखिए आज एशियाई बाजारों में भी गिरावट है और एनर्जी सप्लाई संकट गहराने से ही टेंशन बढ़ी और रिजर्व खुलने के बावजूद जंग की टेंशन अभी भी बरकरार है। तपन सर, अगर ये माना जाए कि मार्केट जंग के बड़ा होने से मतलब ये जितना लंबी चल रही है उससे ज्यादा टेंशन में है, या अब ऑयल रिजर्व खुलने के बाद सभी को लग रहा है कि ये तो हमारा आखिरी उपाय था कि ऑयल रिजर्व खोल दें, अगर ऑयल रिजर्व से भी बात नहीं बनी 10-15 दिन में तो फिर सबको मतलब मनाना पड़ेगा या तो ईरान को या अमेरिका को कि भाई युद्ध शांत कर दो, नहीं तो हम बेकार हो जाएंगे, मतलब हमें परेशानी हो जाएगी। बहुत तरह की इंडस्ट्रीज में देख रहा हूँ सर टेंशन में आ गई हैं। होटल इंडस्ट्री टेंशन में आ गई, आज तो मैं बल्कि होटल में देख रहा हूँ तो होटलों में भी सर गैस की सप्लाई ढंग से नहीं मिल रही है, कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें आई हैं। एविएशन टरबाइन फ्यूल महंगा हुआ, उसकी वजह से कल हमने देखा कि एयर इंडिया ने किराए बढ़ा दिए, फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया। तो बहुत तरह की इंडस्ट्री है, टायर इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है और दुनिया भर की इंडस्ट्री है जो कि क्रूड ऑयल आधारित अपना रॉ मटेरियल रखती हैं। सर कैसे देख रहे हो आप? देखिए देखिए, यहाँ दो बड़ी समस्या जो इंडिया फेस कर रहा है। एक तो ऑफकोर्स ऑयल प्राइस बढ़ना, वो तो हमें पता ही है कि $80 के ऊपर जाता है तो हमें फिस्कल डेफिसिट में बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। दूसरा है डिस्ट्रप्शन, लॉजिस्टिक डिस्ट्रप्शन, वो सेकंड पार्ट है। नॉर्मली क्या होता है कि ऑयल बढ़ता है लेकिन चलो ऑयल मिलते रहता है तो भी वो है। यहाँ तो क्या है, ऑयल भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है और सप्लाई भी नहीं आ रहा है, यानी दोनों तरफ से मार पड़े। क्योंकि आप देखो जो एलएनजी का जो प्रॉब्लम आ रहा है, काफी सारे होटल्स में भी इशू आ रहे हैं, वो प्राइसिंग की वजह से नहीं, वो सप्लाई ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ दोनों जगह से मार पड़े, इसलिए थोड़ा ये डेडली कॉम्बिनेशन हमारे लिए हो रहा है कि थोड़ा लंबा चलता है ना तो आगे जाके अभी ये जो हमने होटल्स में नहीं आए, आगे जाके फिर रेसिडेंशियल में भी इम्पैक्ट आ सकता है एलएनजी का। ऑयल का हम लोग कहीं ना कहीं, आई थिंक मैंने कल तक पढ़ा था कि 10 मिलियन बैरल हमने ऑलरेडी रशिया से इंपोर्ट कर लिया है। तो वहां वो गवर्नमेंट ट्राई करिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये सब चीजें होती है उसका इम्पैक्ट हर जगह इम्पैक्ट इंडस्ट्री में। जैसे मैं यहाँ बताऊँ, मैं अहमदाबाद में हूँ, यहाँ मोरबी है, 150 किलोमीटर दूर है। सिरामिक, पूरी सिरामिक इंडस्ट्री वर्ल्ड की सेकंड नंबर का अगर लोकेशन होगा सिरामिक का, वहां है, पूरा बंद है, पूरा बंद, उनको गैस ही नहीं मिल रहा है। तो आप सोचो कि इंडस्ट्री लेवल पे क्या इम्पैक्ट आता है, जबरदस्त। और ये सब ऐसे नहीं होते कि आपने एक बार बंद कर दिया और बटन, यानी एसी नहीं कि बटन दबाया और चालू हो गए, वो वापस चालू करने में भी प्रोसेस होता है। सो दैट इज व्हाट इज द इम्पैक्ट। वो डिस्ट्रप्शन जो लॉजिस्टिक डिस्ट्रप्शन है, मुझे लगता है वो ज्यादा अभी हमें फियरफुल लग रहा है कंपेयर टू ऑयल प्राइसेस ऑल्सो। ऑयल प्राइसेस भी, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सही में अगर ये एक वीक भी और लंबा खींचे ना, वी हैव अ वेरी वेरी हार्ड टाइम टू डील विथ इट। एंड दैट्स व्हाई इंडिया को तो कुछ आई थिंक कर ही रहे होंगे गवर्नमेंट एंड से कि कहीं ना कहीं डी एस्केलेशन हो। लेकिन ईरान जिस तरह से है ना कि पकड़ के रखा है, तो मुझे लगा ये लंबा जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा, मुझे वहां से डर लग रहा है। बाकी कभी ऑयल प्राइसेस क्या होता है सर कि वो ऊपर जाता है फिर नीचे भी आ जाता है, लेकिन डिस्ट्रप्शन एक बार होता है ना सर, वो उसको सेटल होने में बहुत सारे वीक्स लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तपन सर, आई नो कि आपको आज कहीं जाना है, तो आज आपको आपने रिक्वेस्ट किया था कि 11 बजे तक हम फ्री कर दें। सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। नहीं विवेक जी, आज जो भी डिस्कशन हुआ है या स्टॉक्स का भी या कहीं भी, ऑफ कोर्स मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं, हाँ, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के मॉडल पोर्टफोलियो में हमने कहीं ना कहीं दिए हो सकते हैं। एंड विवेक जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। शरद सर, अब मैं बात करूंगा टाइटन के शेयर पर। सर यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है जहां पर कि उन्होंने टारगेट दिया है 5300 रुपए का, और वो कह रहे हैं कि ज्वेलरी डिमांड मजबूत है, मिडिल ईस्ट संकट से विदेशी मांग पर असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन कंपनी के मार्जिन स्थिर रहेंगे और ज्वेलरी डिमांड अभी मजबूत है। सर कैसे देख रहे हो टाइटन का डेटा सेटअप? जी, तो देखिए, एक सेल साइड का प्रेशर है, लगातार एक गिरावट है। 4300 पे पहले शॉर्ट आए, गिरा स्टॉक, इसके बाद 4250 पे शॉर्ट आया, फ्रेश शॉर्ट इस वक्त करीब 4100 रुपए के पास है, 4125 के पास है। तो शॉर्ट बिल्डअप है 4125, इसके बाद 4250। तो ये जो जोन है, यहाँ पर इसको रीच करना जरूरी है। शॉर्ट स्क्वीज पहला 4125 का होगा
तभी एक पुल बैक 4200 की तरफ आएगा। मुझे लगता है जिस तरह की गिरावट है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड है स्टॉक, एक टेक्निकल पुल बैक लाइकली है। नीचे की तरफ बेस है करीब 3900 के पास, टू बी प्रिसाइज 3945 के पास एक बुलिश बेस है। अभी भाव चल रहा है 4080। कोई भी पुल बैक आता है और 4125 के ऊपर निकलता है तो 4200 की तरफ, 4155 और 4200 की तरफ एक पुल बैक लाइकली है अगर मार्केट में पुल बैक आता है। और लेकिन मुझे लगता है ये कॉन्ट्रा लॉन्ग होगा, तो एक बार 2125 के ऊपर निकले तभी खरीदिएगा। तो यहाँ पर टाइटन में सर ने राय दी है। शरद सर, कल्याण ज्वेलर पर भी एक बार राय दे दीजिए सर। हालांकि ये कैश का शेयर है, लेकिन इस पर भी बहुत सारे दर्शक सवाल पूछते रहते हैं सर। राइट। सो अगर कल्याण ज्वेलर्स को लेटली ऑब्जर्व कीजिए तो एक रेगुलर लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं लगभग 440 के बाद। द डे वाज 9 फरवरी, तो 9 फरवरी पर लगातार एक सेल साइड प्रेशर है और एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। इसके अंदर ब्रेकआउट आएगा 417 के ऊपर, अभी भाव है 387, तो 387 का प्राइस है। 417 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, नीचे की तरफ गिरावट हो सकती है 350 तक, और बिल्कुल एक है, लेकिन कोई भी लॉन्ग तब बनेगा जब 417 के ऊपर निकलेगा। 417 के ऊपर निकले तो आप एक 500 रुपीज के टारगेट के इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे भी लगता है धीरे धीरे करके हो सकता है ये 350 की तरफ भी चला जाए। तो 350 की तरफ भी चला जाए, ये थोड़ा सा टेंशन है कल्याण ज्वेलर में। सर, मार्केट में अच्छी रिकवरी इस समय शरद सर देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी अब 23,750 के ऊपर निकल गया, 116 पॉइंट नीचे रह गया। सेंसेक्स में केवल 350 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। शरद सर, अगर आज किसी को बाउंस बैक प्ले करना हो तो कौन से शेयर पर बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं अभी? बिल्कुल विवेक जी, तो देखिए जिस तरह का आज अभी विवेक जी 11 बजे टेक्सचर बना हुआ है, आई थिंक जहां पर बिल्डअप स्ट्रांग है जिन जिन स्टॉक्स में, वो देखिए जी हाँ, तो देखिए एक तो मुझे लगता है सेल की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सेल में एक अच्छा बिल्डअप है, और अदर देन दैट मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एक लॉन्ग बिल्डअप है विवेक जी। इसका इसमें एक अच्छा बिल्डअप बना हुआ है। देखिए मुझे लगता है 514 का भाव है और एक लॉन्ग बिल्डअप है, करीब 540 की तरफ ये काउंटर जा सकता है। बेस बना है 505 के पास। आज करीब ओपन इंटरेस्ट भी अप है, वॉल्यूम 68% अप है, और मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। सुजलॉन में कल के दोबारा एक शॉर्ट कवरिंग हो रही है। कोल इंडिया में एक अच्छा बिल्डअप है, तो सुजलॉन कोल इंडिया में से मैं कोल इंडिया को लेता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर एक 4% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, स्ट्रॉन्ग काउंटर है, एक ब्रेकआउट आया है करीब 460 के ऊपर, अभी 464 का भाव है। ये 480 490 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। थोड़ा डिलीवरी वॉल्यूम और अच्छा होता तो और मजा आता, लेकिन ठीक है। मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी कोल इंडिया की तरफ ध्यान रखना चाहिए। आज पावर सेक्टर में एक बिल्डअप है, टोरेंट पावर, टाटा पावर, यहाँ पर एक लॉन्ग बिल्डअप है, और आइनॉक्स विंग में एक शॉर्ट कवरिंग है, सुजलॉन में एक शॉर्ट कवरिंग है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में एक शॉर्ट कवरिंग है। तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आप ध्यान बना सकते हैं। आपने सर अच्छा सेक्टर उठाया। पावर सेक्टर में सर पावर है। आप अगर टाटा पावर को उठाकर देखोगे सर, पहले चलता नहीं था, आजकल गिरता नहीं है। ये भी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ना चलना कमजोरी हो सकती है, सीजनलिटी भी हो सकती है, लेकिन ना गिरना ये एक स्ट्रेंथ भी दिखाता है। अभी ये 380 से, बल्कि इस पूरे फॉल में मार्केट के 370 से चलकर 390 तक आ चुका है। तो ये एक अच्छी चीज है। बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया सेक्टर उठाया सर। शरद सर, आपसे मिलेंगे 12 बजे ऐसे ही कुछ और कॉल्स के साथ, और सर आपसे F&O में मुलाकात करते हैं। तो थैंक यू सो मच शरद सर, अभी के लिए, फिलहाल के लिए। Thank you, AG. Thanks for having me on the show. Thanks to all the viewers. Have a very nice trading day. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। अब देखिए मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो अभी करीब 100 पॉइंट नीचे अब निफ्टी रह गया, 350 पॉइंट नीचे सेंसेक्स, और 350 400 पॉइंट अब करीब निफ्टी बैंक है। और जैसा शरद सर भी बता रहे थे कि बहुत सारे काउंटर्स हैं जहां पर की अच्छी स्ट्रेंथ लौट रही है, और बहुत इसमें खासतौर से आईओसी पे मैं नजर डालूंगा। देखिए इसमें हुआ क्या है कि कल तक इसका फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा था और आज इसका फ्यूचर प्रीमियम पर आया। दैट मींस कि कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग हुई है
आईओसी के फ्यूचर में। एक बार आईओसी का चार्ट दिखा दीजिए। अभी हमारे साथ अंशुल जैन साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आईओसी में चल क्या रहा है। और गेल में देखिए इस समय डे हाई 3% ये काउंटर ऊपर आ चुका है करीब 153 के लेवल पर। तो यहाँ पर आज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है मार्केट में, और अच्छी सीरियस वाली शॉर्ट कवरिंग है। एफ&ओ शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, ये एक अच्छी चीज इस समय मार्केट में दिखाई दे रही है। इंटरेस्टिंग। और अगर हम पावर शेयरों में देखें तो सुजलॉन, जैसा कि शरद सर भी बता रहे थे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ बन रही है, अभी डेज हाई पर आ गया ये काउंटर, ऑलमोस्ट 3% ऊपर है सुजलॉन। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिविटी बनी हुई है, और देखिए गिर नहीं रहा था, यही एक चीज है। और देखिए अभी पिछले 15-20 मिनट में ही देखो आप इसका चार्ट उठाकर, तो अच्छा इंटरडे हाई पर ये काउंटर चलता हुआ। अंशुल जी से अब बात करेंगे, क्योंकि अंशुल जी अब बस जुड़ ही रहे हैं। तो 1-2 मिनट में आई थिंक कुछ सेकंड्स की बात रह गई है अंशुल जी के कनेक्ट होने की। तो यहाँ पर मार्केट में लेकिन एक अच्छा कनेक्ट इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अदानी एंटरप्राइजेस इस समय इस शेयर को भी उठाकर देखो, डेज हाई पर ये काउंटर इस समय चल रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस 2021 पर आ गया ये काउंटर अब, और बेहतरीन रन अप अदानी शेयरों में देखने के लिए मिला। एटीजीएल में हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने के लिए मिली। आज 651 का हाई लगाया था इस काउंटर ने, अब 622 चल रहा है। तो उतना स्ट्रेंथ इस काउंटर पर नहीं है, लेकिन ओएनजीसी में आप देखोगे तो स्ट्रेंथ लौटी है, ओएनजीसी अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर जो ऑयल के शेयर हैं, कुछ कुछ जिनको ऑयल के बढ़ने से फायदा मिलता है वो उतना नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन आज 156 का हाई लगाकर 149 पर चल रहा है। तो वहां पर उतनी स्ट्रेंथ नहीं लौटी, मतलब वहां पर स्ट्रेंथ आकर स्ट्रेंथ फेड हो गई है। चलिए अब हमारे साथ जैन साहब भी जुड़ चुके हैं, अंशुल जैन साहब। जैन साहब गुड मॉर्निंग। सॉरी घर से फोन था। जैन साहब क्या लग रहा है मार्केट? मार्केट तेज लग रहा है सर। अभी 23,700 में बाई दिया था, स्पॉट निफ्टी 23,700 में बाई दिया था, 820 का टारगेट दिया था। 760 में आधा निकले हैं, आधा 820 के लिए होल्ड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रिवाइज कर लिया है, तो आधी पोजीशन पे तो 60 रुपए मिल जाएगा। अगर स्टॉप लॉस कटा तो आधी पे 0 प्रॉफिट, आधी पे 60 रुपए, और टारगेट अचीव हुआ तो पूरे पे मिला के एक पे 60, एक पे 120 पॉइंट मिल जाएगा। तो गैप फिलिंग के लिए हम प्ले कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली गैप फिल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस समय मार्केट में जैन साहब ने तो बता दिया कि कौन से लेवल्स हैं और कहां पर उन्होंने बाय दिया था। जैन साहब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का टेक्सचर और देख के बताओ सर, ये 55,270 पर आ गई है, सपोर्ट है या अभी और नीचे है सपोर्ट इसका? सर देखिए, बैंक निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल, तीसरी 15 मिनट की कैंडल में बाई बन गई थी 55,070 के ऊपर। पहली गैप डाउन हम खुले थे, पहली 15 मिनट की कैंडल हैमर थी, दूसरी इनसाइड बार थी। तो जैसे ही हैमर का हाई क्रॉस हुआ 55,067.35 प्रिसाइज राउंड फिगर पकड़ लीजिए 55,070, वहां से गैप फिलिंग खुल गया था 55,600 तक का। तो अभी 55,600 तक हम जा सकते हैं। मैं वीक की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट वॉच करूंगा। वीक की क्लोजिंग अगर कहीं भी 56,000 के ऊपर आती है तो मेरे लिए ये मार्केट वापस से जो बुलिश एविडेंस में खोज रहा हूँ वो वापस मिल जाएगा। तो ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, बट मैं लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ही ज्यादा देख रहा हूँ। और आज भी जैसे ही मौका मिला फटाफट 60 पॉइंट हमने खा लिए, क्योंकि शॉर्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है सर, 200 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, आप शॉर्ट लेके तो जाते नहीं हो, क्योंकि रात को फूफा जी क्या बोल दें और मार्केट 400 पॉइंट ऊपर खुल जाए, तो शॉर्ट तो आप लेके जाते नहीं हो। 200 पॉइंट नीचे गिरने में भाई अपनी पीठ ठोक लेना ठीक है कि हम शॉर्ट बोल गए थे, 200 नीचे खुल गई, शॉर्ट ले जाने की हिम्मत तो किसी के पास नहीं है। तो बेटर है ना कि जब हम जो कर सकते हैं वही करें। हम लॉन्ग प्ले कर सकते हैं तो हम एविडेंस का वेट करें और लॉन्ग प्ले करें। मिला 60 पॉइंट मिल गया, आधे पे 120 मिलेगा या 0 मिलेगा, तो कुल मिला के पैसा लॉन्ग साइड में बनता है, तो फोकस उसी पे करना चाहिए। और एक उसमें वजह जोड़ देता हूँ, एफआईआई का डेटा लास्ट टाइम जब 2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, एक हल्की सी पॉजिटिव न्यूज आई थी और 10 दिन में मार्केट निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर थी। दोबारा से हम 2,06,000 कॉन्ट्रैक्ट पे कल जाके शॉर्ट बैठे हैं और फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के
8,87,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे जो मैक्सिमम पहुंचे थे। एक अच्छी न्यूज, 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर, कल की 8,44,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। तो दैट बीइंग सेड, हम इस जोन में बैठे हैं जहां पे शॉर्ट लेना आपके लिए, आप शॉर्ट कैरी कर ही नहीं पाओगे। मतलब अगर आप मुझसे कह रहे हो कि मैं शॉर्ट ले गया था, तो मैं ये मान के चलूंगा कि या तो आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, आपके पास फूफा जी का डायरेक्ट प्राइवेट लाइन एक्सेस है, नहीं तो फिर आप शॉर्ट ले जाओ। इस स्तर पे बहुत अनलाइकली लगता है कि कोई शॉर्ट ले गया होगा। तो आप लॉन्ग में ही पैसा कमा सकते हो, उसी पे फोकस रखो। आज जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में बेयर ट्रैप बना, बाउंस बैक बन रहा है, बढ़िया बाउंस बैक में पैसा कमाइए, एग्जिट कर लीजिए, कैरी मत कीजिए। नेक्स्ट फिर बुलिश एविडेंस का वेट करके फिर 50-60-100 पॉइंट निफ्टी पे खेल लीजिएगा। तो उस तरीके से छोटे-छोटे ट्रेड्स मारते रहिए, बट फोकस लॉन्ग साइड में रखिए। ठीक है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है ना अंशुल भाई कि शॉर्ट्स बहुत ज्यादा थे एफआईएस के, और जब भी इस तरह की शॉर्ट पोजीशन बनती है तो कवरिंग आती है। काउंटर में आप ही जिसको ज्यादा ट्रैक करते हो, आईओसी में अभी शरद सर से पूछने भी वाला था। इस काउंटर पर कल तक एफ&ओ में इसका शेयर फ्यूचर मेरी स्क्रीन पर लगा हुआ, इसलिए मेरा ध्यान चला गया। मैंने फिर एचपीसीएल भी देखा तो वो भी डिस्काउंट में चल रहा था। आज ये धीरे धीरे, आईओसी तो प्रीमियम पर आ गया सर, कैश अब नीचे है और फ्यूचर मतलब ऊपर है, यानी कि आज अगर आप कैश देखोगे तो -0.3% है और फ्यूचर जो है उसका 1% ऊपर है। आप ये मान के चल रहे हो कि कहीं ना कहीं शॉर्ट कवर हो रहे हैं और अच्छे वाले शॉर्ट कवर हो रहे हैं आज शेयरों में? सर देखो, मैं ना थोड़ा अलग मानसिकता वाला आदमी हूँ। अलग आप इसलिए कह सकते हो क्योंकि मैं जनरल जो रिटेल काइंड ऑफ ट्रेडर है, मैं उस मानसिकता का आदमी हूँ। क्योंकि मैंने भी 71% 70% लॉस दिया आईआरबी में, तो मेरी सोच अभी भी बहुत रिटेल से अलग नहीं हुई है। हाँ, इतना एक डिसिप्लिन आ गया है कि मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करने लगा हूँ, पोजीशन साइज और क्वांटिटी कैलकुलेटर यूज करने लगा हूँ। बट मोस्ट 99% मेरी सोच रिटेल के साथ मैच करती है। तो ना रिटेल शॉर्ट कर पाता है, ना मैं शॉर्ट कर पाता हूँ। तो इस डाउन मूव में हम शांति से बैठे थे आईओसी में। किस लेवल के लिए? पुराने शो सब रिकॉर्डेड पड़े हैं, उठा के वापस से रिवाइज कीजिए। 154 रुपए 77 पैसा हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल 12, और ये लेवल भी हवा में से नहीं आया था। ये स्विंग लो है आपका 12 जनवरी का वीकली चार्ट पे। तो हम यही चीज ना बात कर रहे थे कि ये डिप में वीकली स्विंग लो कहीं आगे स्वीप करे तो हम एक छोटे से स्टॉप लॉस से लॉन्ग लेना स्टार्ट करेंगे। तो 154.77 सुबह स्वीप हुआ 154 रुपए 6 पैसे के लो के साथ। और अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको हैमर कैंडल दिखी थी। तो जैसे ही उस हैमर का हाई क्रॉस हुआ 157 रुपए पे, शॉर्ट कवरिंग प्लस लॉन्ग पोजीशन दोनों बनना स्टार्ट हुई है, जिसका टारगेट 169 आता है। 157 में लिया है तो स्टॉप लॉस क्या आता है? 154 रुपए का। तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस है। ऊपर में 157 से 169 यानी 12 रुपए का टारगेट है। तो एज ए रिटेल ट्रेडर मैं इसमें 3 रुपए का अपना रिस्क लूंगा, 12 रुपए का अपना टारगेट निकालूंगा और खाली बैठ जाऊंगा। क्योंकि ये न्यूज के चक्कर में ऊपर नीचे होता रहेगा। और मैं इन्वेस्टर नहीं हूं कि मेरे को ये 10-5 रुपए की गिरावट से कोई फर्क पड़ जाए। मैं ट्रेडर हूं, मेरे को 10-5 रुपए की गिरावट से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं ये छोटा प्ले 169 तक का करके फिर खाली बैठ जाऊंगा। उसके बाद इंतजार करूंगा नया प्ले बनने का। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 154.77 आपकी डायरी में नोट किया होना चाहिए था, डेस्क के सामने चिपका हुआ होना चाहिए था कि आते ही से ले लूंगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि लास्ट वीक में जब गैप डाउन खुल रहा था, रिलायंस में पहले से प्री मार्केट में लगा के बैठा था। आज भी 200 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुल रही थी, मैं रिलायंस प्री मार्केट में 1371 लगा के बैठा था, वो खुला ही नहीं नीचे। तो आपको ये सब इन्वेस्टर टाइप के लेवल ना नोट करके रखना चाहिए। बढ़ने के बाद फिर वो सांप निकलने के बाद लकीर पीटने का कोई मतलब नहीं है। अगर फिर भी मिस कर दिए, इन्वेस्टर हैं, अभी भी ले लीजिए, 2-4 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 240 रुपए चला जाएगा यूसी। तो आईओसी पर अंशुल भाई का व्यू बड़ा जबरदस्त रहा, और देखिए, और अब दोबारा से आईओसी में कन्विक्शन बनी है, और वो भी ऐसे समय में जब क्रूड ऑयल को लेकर लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। वेरी नाइस अंशुल भाई, यही चीज आपसे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन जब ट्रेड मिलता है ना तो मजा आता है एक्चुअली। और अब सर देखिए देखिए, बहुत बात सारे दर्शक भी जुड़ कॉन्ट्रडिक्शन की चुके नहीं हैं है। सर देखिए, बात कॉन्ट्रडिक्शन की नहीं है। बात ये है, मतलब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। बात ये है कि हम एड्रेस किसको कर रहे हैं। आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, मैं किसको एड्रेस कर रहा हूँ।
हम उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जिनके पास 2 लाख 5 लाख रुपए हैं, छोटी-छोटी कैपिटल है, मुश्किल से पैसा बचा के शेयर मार्केट में लेके आते हैं, इमोशंस जिनके बहुत हाई होते हैं। आप और मैं उनमें से एक हैं। आपके और मेरे में अंतर बाकी लोगों के मुकाबले ये है कि हमने 15-20 साल में इतने लोगों को बर्बाद होते देखा है कि हमको स्टॉप लॉस की कीमत समझ में आ गई है। बाकी जो दर्शक देख रहे हैं, उनमें, आप में और मुझ में कोई खास अंतर नहीं है। तो इट इज़ नॉट अबाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यू। मुझे पता है कि मैं एज़ अ रिटेलर क्या सोचता हूँ। शॉर्ट करना मेरे बस की बात नहीं है, ना क्वांटिटी कैलकुलेट हो सकती है, ना रिस्क मैनेज हो सकती है। और फूफा जी एक ठीक-ठाक स्टेटमेंट दे दें तो बाजार 3-4% ऊपर गैप अप खुल जाएगा। मैं परमानेंट शॉर्ट में फँसा रह जाऊँगा। तो मैं रिटेल के तौर पे सोचता हूँ कि लॉन्ग साइड ही हम ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि 2-5 लाख रुपए में एफ एंड ओ तो होता नहीं है कि शॉर्ट करके पैसा कमा ले। 2-5 लाख रुपए में डिलीवरी ही बाई हो सकती है। तो हम फोकस ही उस पे करते हैं जिसमें हम पैसा कमा सकते हैं, हमारे जैसे लोग पैसा कमा सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, हम उन्हीं में से एक हैं। तो हम वही बात करेंगे जो उनके मन की बात है, वही अपने मन की बात है, क्योंकि बैठे तो एक ही जगह पे हैं।